चलो हमने स्टार्ट किया था पार्ट वन का आरबीआई एक्ट 1934। ठीक है, आरबीआई एक्ट क्यों आया था, उसका प्रियम्बल क्या बोलता है, क्या ऑब्जेक्ट है, इशू ऑफ बैंक नोट्स और स्टेबिलिटी इन करेंसी, क्रेडिट सिस्टम, बैंक ऑपरेशंस एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, इसका कोर फंक्शन क्या है कि इकोनॉमी में जितनी कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है फॉर लिक्विड कैश या लोन, पब्लिक जो लोन चाहिए उसके लिए हम उनको इजीली प्रोवाइड करें और इसी के लिए पॉलिसीज बनाए। ठीक है, अब जो आरबीआई एक्ट है वो उसका एस्टेब्लिशमेंट क्या बोलता है कि इसका काम क्या है, मैनेजमेंट ऑफ करेंसी फ्रॉम द सेंटर और कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन अकॉर्डेंस विद दिस एक्ट। और ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, कॉमन सील, स्यू और कैन बी स्यूड। इसके जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो क्या बोलता है, पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होने चाहिए, गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर, एग्जीक्यूटिव गवर्नर, प्रिंसिपल, चीफ जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, डेप्यूटी, असिस्टेंट मैनेजर और सपोर्ट स्टाफ। अब जो फर्स्ट वाला है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसमें कौन कौन होते हैं, पहली बात उसका कोर क्या है, वो टॉप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका काम क्या है, जनरल सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शंस ऑफ द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। उसके बाद फिर उनके अंदर कौन कौन आते हैं, गवर्नर और नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर्स जिनका टर्म क्या है 5 इयर्स। फिर 4 अलग डायरेक्टर्स जो कि नॉमिनेट होंगे फॉर 4 लोकल बोर्ड्स, और कौन नॉमिनेट करता है इनको, सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर 10 डायरेक्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट जिनका टर्म होता है 4 इयर्स और रिपीट हो सकता है, मतलब रीअपॉइंटमेंट के लिए उनके लिए अलाउड है। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लिए अपॉइंट करती है 2, और उनके लिए बोलती है कि उनका टाइम रीअपॉइंटमेंट एज पर प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, इसके अलावा नीचे टर्म बताइए। फिर लोकल बोर्ड्स आते हैं वेस्टर्न, ईस्टर्न, नॉर्दर्न एंड सदर्न, जिसमें आते हैं मुंबई, कैलकाटा, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई के। इनके 4 ऑफिसेज हैं और 27 ब्रांचेस है। गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर ये लोग चीफ एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। इन लोगों का काम है सुपरवाइज एंड डायरेक्ट द अफेयर्स एंड बिजनेस ऑफ आरबीआई। ठीक है, इनकी सैलरीज जितनी भी है वो कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल बोर्ड विद द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। और फिर ये लोग वोट करने के लिए एंटाइटल नहीं होते हैं, लेकिन अगर मेन गवर्नर नहीं है तो फिर ये लोग उसकी जगह पे उसके बिहाफ में ऑथराइजेशन लेके बैठ के वोट कर सकते हैं। फंक्शंस ऑफ आरबीआई में हमने क्या क्या देखे थे, बैंकिंग फंक्शंस, बैंक नोट्स, मॉनेटरी पॉलिसी फंक्शंस, पब्लिक डेट फंक्शंस, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, बैंकिंग रेगुलेशन सुपरविजन, फिर रेगुलेशन सुपरविजन ऑफ एनबीएफसीज, ऐसी कोऑपरेटिव बैंक्स के, ऐसी डेरिवेटिव्स एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के, पेमेंट एंड सेटलमेंट फंक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन फंक्शन, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट फंक्शन। इनके बाद ये सब हमें रीड करने थे, इनके बस जो भी हमने क्वेश्चन देखे थे ऐसे रिलेटेड डायरेक्टली फंक्शंस पूछ रहे हैं वो। अब आ जाते हैं हम राइट टू इशू बैंक नोट्स। तो भाई सेंट्रल फंक्शन है उनका कि बैंक नोट्स इशू करेंगे। उनका ओवरऑल मैनेजमेंट, डिजाइन, प्रोडक्शन और सप्लाई, ये सब कौन देखता है, आरबीआई। ठीक है, नेशन करेंसी का। फिर विद जेन्युइन एंड क्लीन नोट्स देने हैं उनको, रिड्यूस द रिस्क ऑफ काउंटरफीटिंग एंड करेंसी। ठीक है, ये उसके लिए उनको सिक्योरिटी फीचर्स देने। डिनोमिनेशंस भी दिए हुए हैं 50, 100, 200, 50, 500, 2000, मैक्सिमम ये 10,000 तक जा सकते हैं, इसके बाद नहीं जा सकते। और इसमें डिमोनेटाइजेशन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। अब जो फॉर्म ऑफ बैंक नोट्स होता है वो रिकमेंड करता है करेंसी मैनेजमेंट की किस फॉर्म में हमें कैसे कैसे पेपर क्या क्या उसमें प्रिंट्स होने चाहिए वैसे। उसके बाद फिर लीगल टेंडर कैरेक्टर नोट्स, जो लोग अभी जो नोट्स अभी मार्केट में चल रहे हैं वो लीगल टेंडर है, जिनके लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर कर देती है कि अब ये लोग लीगल टेंडर नोट्स नहीं है, वो उसके बाद से उनकी वैल्यू वहीं खत्म हो जाती है। करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का काम है, ठीक है, कॉइन डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम्बैटिंग फॉरफेटिंग। तो बेसिकली आरबीआई का काम है इन चीजों को रोकना, फेक करेंसी के डिजाइन वगैरह को रोकना। तो उसके लिए वो सिक्योरिटी फीचर्स बताते हैं, डिटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स बनाते हैं कि डिटेक्ट कर सके हम कि ये वाले नोट्स लीगल टेंडर नोट्स नहीं है, काउंटरफीटेड है। अब पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड, फिर इशू ऑफ डिमांड बिल्स, ये सब आरबीआई ने अलाउ किया हुआ है, इसमें स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती। बैंकर टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो जो आरबीआई है वो बैंकर है टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड
स्टेट गवर्नमेंट उनके लिए लोन रिसीव करना, डिपॉजिट्स रिसीव करना, और उनको जब भी शॉर्ट टर्म एडवांसेस चाहिए, उनके लिए कहीं पे भी पेमेंट्स करना है, तो आरबीआई उनके लिए एक बैंक का रोल भी प्ले करती है। उनके लिए पोर्टफोलियो मैनेजर का भी रोल प्ले करती है। फिर मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डेट, तो इसका काम है कि पब्लिक में जो भी इशू हो रहे हैं लोन्स, उनको मैनेज करना। फिर रिजर्व बैंक एज बैंकर टू बैंक्स, ये अलाउ करता है दूसरे बैंक्स को क्या करने के लिए, ओपन करंट अकाउंट, ठीक है, उनके ट्रांजैक्शंस जो भी होंगे उनको अगर शॉर्ट टर्म लोन्स चाहिए, एडवांसेस चाहिए, वो भी प्रोवाइड करेगा। उसके बाद फिर उनके कहीं पे भी जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसके लिए उसने दो फैसिलिटी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर और आरटीजीएस अलाउ किया हुआ है। ये लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी होता है, ठीक है, कि जब किसी की लिक्विडिटी खत्म हो जाए तो कौन पे करेगा आपको, आरबीआई। उसके बाद यहां से स्टार्ट करें फाइनेंशियल रेगुलेशन एंड सुपरविजन। अब आरबीआई द रिजर्व बैंक रेगुलेटरी एंड सुपरविजन डोमेन एक्सटेंड नॉट ओनली टू इंडियन बैंक सिस्टम बट आल्सो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो सिर्फ बैंक्स के लिए नहीं, जो डेवलप्ड अच्छे लेवल पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनके लिए भी, और एनबीएफसीज के लिए भी ये काम करते हैं, ठीक है। इनके लिए भी रेगुलेशंस और सुपरविजन देना है। जैसे हमने उस दिन भी देखा था कि अगर किसी को बाहर फॉरेन एक्सचेंज मंगाना है तो हर चीज में आपको क्या, कोई कंपनी को क्या करनी हो रही है, आरबीआई की फाइलिंग। ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो प्राइमरी डीलर्स हैं, लोकल डीलर्स हैं, जो लोन देने वेने का काम कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, तो उनके सारे रजिस्ट्रेशन कहाँ से आ रहे हैं, आरबीआई के थ्रू। आरबीआई इनको सुपरवाइज करता है और जो भी रेगुलेशंस बनाता है बैंक के लिए, इनके लिए भी अलग से रेगुलेशंस बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, प्राइमरी डीलर्स और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, सिलेक्ट सेगमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। हर लोग जो भी फाइनेंशियल से रिलेटेड है या इसका बिजनेस कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं आरबीआई के सुपरविजन में ही रह के काम करना है। अब आ जाते हैं प्रूडिशियल नॉर्म्स फॉर बैंक्स। कुछ ऐसे रूल्स बनाए हैं जो बैंक्स को फॉलो करने हैं, ठीक है। उनको तीन चीजें मेंटेन करनी होती है, कैपिटल एडवोकेसी, लोन्स एंड एडवांसेस और इन्वेस्टमेंट्स। तीन चीजें क्या है, कैपिटल एडवोकेसी, लोन्स एंड एडवांसेस एंड इन्वेस्टमेंट्स। In order to strengthen the balance sheet of the banks, the Reserve Bank has been prescribing appropriate prudential norms, ठीक है। तो बैंक की जो बैलेंस शीट है उसमें क्लियर कट अच्छे अच्छे फाइनेंशियल्स दिखे, एसेट्स भी सही दिखे, लाइबिलिटीज भी सही। ऐसा नहीं हो कि बैंक ने डिपॉजिट्स ले लिए और लोन दे दिया और उसके पास कुछ भी सरप्लस भी नहीं बच रहा है, तो उसके लिए उसने कुछ रूल्स बनाए। In regard to income recognition, asset classification, provisionizing, capital advocacy, investment portfolios and capital market exposures, to name a few, a brief description of these norms। तो अपन को सिर्फ एक शॉर्ट में उन्होंने ये नॉर्म्स बताए हुए। देखो पहला क्या है, कैपिटल एडवोकेसी। इसमें आरबीआई बैंक से एक्सपेक्ट करता है कि आपको CRA मेंटेन करके रखना है, CRAR, ठीक है, कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट ratio. The Reserve Bank is instructed to maintain adequate capital on continuous basis. The adequacy of capital is measured in terms of capital to risk weighted asset ratio. Under the recent revised framework, the banks are required to maintain adequate capital for credit risk, market risk, operational and other risk. अब बैंक बहुत सारे रिस्क फेस करती है, हर रिस्क के लिए उसके पास एक कैपिटल हम चाहते हैं मेंटेन करो। बार बार हम बैठे हैं तुम्हारे लिए, पर ये मतलब नहीं है कि तुम बार बार हम ही से पैसे लेने हो। तो 4-5 रिस्क है जिसके लिए क्लियरली मैं स्पेसिफाई कर दे रहा हूँ कि आपको ये वाले रिस्क के लिए पैसा जमा करके रखना है। अभी हम इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखो ये एक चिंदी बैंक की बैलेंस शीट है, ठीक है, उसके पास लाइबिलिटीज है, क्या है, डिपॉजिटर्स है, ठीक है। कैपिटल आती है लाइबिलिटी साइड, तो उसके अंदर आ जाता है सेविंग्स, करंट अकाउंट, ये सब उसको अल्टीमेटली पे करना है लोगों को। अगर तुमने एफडी खोली है, तुमने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, तुम्हारा पैसा है जो बैंक के पास जमा है, तो बैंक के लिए क्या है, लाइबिलिटी। बैंक ने कुछ एडवांसेस और लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं, तो वो बैंक के लिए क्या है, एसेट है, क्योंकि आप उनको इंटरेस्ट के साथ वो रीपे करोगे, ठीक है। तो बैंक के ये एसेट्स हैं और ये लाइबिलिटीज है। अब बैंक ने जब लोन्स एंड एडवांसेस देता है तो वो तीन टाइप से देता है, एक होता है गवर्नमेंट लोन, एक होता है बिजनेस लोन और एक होता है पर्सनल लोन, ठीक है। जब वो गवर्नमेंट को देता है, गवर्नमेंट को सपोज वो 5 लाख रुपए दे रहा है, ठीक है, तो जब वो गवर्नमेंट को देता है तो रिस्क ऑफ रिटर्न ऑफ लोन उसको 0 रिस्क है, क्योंकि गवर्नमेंट तो पैसा दे देती है, ऐसा बैंक सोचती है। बिजनेस रिस्क जो होता है, बिजनेस के लिए जब कोई बंदा लोन उठा रहा है, तो सपोज बिजनेस वाले ने भी 5 लाख लोन उठाया, तो डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस मान लेते हैं चलो 50% रिस्क
रहेगा, ठीक है, कि बंदा देगा नहीं देगा। एक होता है हाउस होल्ड लिस्ट जो इंडिविजुअल लेता है, ठीक है, घर वर के लिए, अपने ही शादी करवानी है, इन सब के लिए जो लोन लेते हैं या गाड़ी लेने के लिए, उसमें हम बोल सकते हैं 100% रिस्क रहता है, क्योंकि आप बोल रहे हो आप घर लोगे, अब आपके घर के बाद आपकी कोई इनकम नहीं है, आप तो घर वर बनवा रहे हो, हमने आपसे ठीक है बोल दिया कि दुकान के जो स्टॉक है उस पे आप हमसे मॉर्गेज रखवा लो, ये वो, अब वो बिका ही नहीं तो उसको कहाँ से मिलेगा वो पैसा, तो आपको कहीं ना कहीं 100% रिस्क है, ठीक है। तो अब क्या होता है ये, अब हमें देखना है कि कैपिटल जो हम रिस्क वेटेड टू एसेट्स रेशियो देख रहे थे वो कैसे आता है। जैसे अब हमने देखा कि गवर्नमेंट के पास टोटल 750 थे लाइबिलिटीज, अब देखो 5 लाख 5 लाख 5 लाख कितने हो गए, 15, ठीक है। अभी जब हम देख रहे हैं रिस्क, तो इसमें 0 है, इसमें 50% है तो ये 2.5 हो जाएगा, ठीक है, और इसमें पूरा हो जाएगा, ठीक है, हाँ मतलब रिस्क 0 है पर पूरा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ कि ये हमने 5 लाख ले लिया कि इतने मिल जाएंगे हमको, ये हमने ले लिया 2.5 लाख कि इतने मिल जाएंगे, इसमें हमने ले लिया 0 कि हमें कुछ भी नहीं मिल सकता, ठीक है, हम ये रिस्क कैलकुलेट कर। तो जो 750 गवर्नमेंट के पास टोटल एसेट्स लाइबिलिटीज थे उनके, उसमें से हमने 7.5 डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो मतलब 100 टाइम्स उसको इतना 100 टाइम्स जितना उसको कैपिटल एडिक्वेट मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी क्या हुआ 9%, इसका 100 टाइम्स से इसको परसेंटेज में निकालेंगे तो 9% आएगा, ठीक है, 9% मेंटेन करके रखना है उनको उनका कैपिटल। तो जब हम बोल रहे हैं कैपिटल, ये तुम्हें एग्जाम्पल कहीं नोट करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एग्जाम्पल समझा रही थी। जब तुम्हें कैपिटल एडिक्वेसी याद करना है तो तुम्हें याद करना है कि 4-5 टाइप के रिस्क होते हैं, जैसे गवर्नमेंट लोन था, पर्सनल लोन था, बिजनेस लोन था, तो इन सब के अलग अलग लोन है, अलग अलग आपने परसेंटेज निकाले कि 0% रिस्क है, इसमें 100%, इसमें 5, और भी ऐसे टाइप्स ऑफ लोन होंगे, किसी ने इंडस्ट्रियल लोन लिया होगा कि हमें फैक्ट्री खोलनी, तो हर टाइप का अपना अपना रिस्क होगा, तो वो रिस्क के लिए आपको एक अमाउंट मेंटेन करके रखना है। अभी तो अपन ने खुद से निकाल लिया कि हो सकता है इतना होगा, बैंक के अपने एक नॉर्म्स बनाए हुए, हमें उसका ब्रीफ समझना है कि उन नॉर्म्स में गवर्नमेंट मतलब आरबीआई आपसे एक्सपेक्ट करे कि आप उन रिस्क का इतना इतना परसेंट मेंटेन करो। अब इंडिविजुअली मेंटेन कर रहे हो तो हम बोल रहे हैं उसको CRAR कि इतना ओवरऑल कैपिटल तो आपका मेंटेन होना ही चाहिए, उसको निकालने के लिए जो आपकी टोटल लाइबिलिटीज है और टोटल रिस्क की जो कैपिटल है वो डिवाइड करके आप 1% निकालो और उतना अमाउंट का कैपिटल आप रखो रिजर्व में, ठीक है। तो हमने देखा कौन कौन से रिस्क, क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क एंड अदर रिस्क, ठीक है। तो जो भी टाइप के रिस्क है आपको उसके लिए क्या मेंटेन करना है, CRAR, ठीक है। तो कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। अब आ जाते हैं लोन्स एंड advances. In order to maintain quality of the loans and advances, the Reserve Bank requires the banks to classify their loans as assets as performing and non-performing assets. अभी क्या हुआ कि आप लोन ले रहे हो तो उसके बदले में लोग एसेट्स दे रहे हैं आपको, ठीक है। तो अब जब आप लोन दे रहे हो तो आपके खुद के एसेट्स बन रहे हैं वो अब, ठीक है। तो आप अपने ही एसेट्स में डिसाइड कर लो ये परफॉर्मिंग एसेट्स है कि नॉन परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग पता है, जिससे जिससे पैसा आ जाएगा वो परफॉर्मिंग, जिससे पैसे नहीं आ रहा वो नॉन परफॉर्मिंग, ठीक है। प्राइमरी बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ रिकवरी ऑफ फ्रॉम द बोरोवर्स। ये परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग कैसे डिसाइड किया हमने, जैसे रिकवर हो रहा है लोन, आ रहा है तो परफॉर्मिंग, नहीं आ रहा है तो नॉन परफॉर्मिंग। अब NPR फर्दर कैटेगराइज्ड इनटू 2 substandard doubtful loss assets depending upon age of NPAs and value available for securities। अभी क्या किया, अब डाउटफुल भी हमने उनको बना दिया कि हो सकता है दो चीजें, सबस्टैंडर्ड डाउटफुल एंड लॉस एसेट्स, ठीक है। तो डाउटफुल है और लॉस है। डाउटफुल क्या है कि अभी भी हमें पैसा आ सकता है, और लॉस मतलब नहीं आएगा, तो हमने नॉन परफॉर्मिंग को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया डिपेंडिंग ऑन द एज ऑफ NPA। अभी क्या होता है जो डाउटफुल, इसमें इतना डिटेल में दिया है मैं बता दे रही हूँ, जो डाउटफुल होता है ना वो 90 डेज तक हम रखते हैं कि 90 डेज में आएगा, फिर जब वो डेज खत्म हो जाते हैं, सम डेज फॉर लॉस एसेट्स कि हम इतना टाइम के लिए रुकेंगे, जैसे ही वो टाइम खत्म हो जाता है ना तो हम उसको लॉस डिक्लेयर कर देते हैं कि इतने टाइम में पैसे नहीं आए ना, मतलब ये लॉस एसेट्स है। अभी है अपने पास 90 दिन और है तो ये डाउटफुल एसेट्स है। इसके लिए लिखा है अपॉन द एज ऑफ NPAs and the value of available securities. Banks are also required to make appropriate provisions against each category of NPA. Banks are also required to have exposure limits in place to prevent credit concentration risk and limit exposure to sensitive sectors such as capital market and real estate.
जैसे कि अगर किसी ने आपसे लोन वगैरह लिया और फिर सिक्योरिटीज में डाला, इसमें रिस्क है, ठीक है। लोन लेके लोग इन्वेस्टमेंट्स करते हैं कि पैसा आएगा तो हम आपका इंटरेस्ट भी दे देंगे और खुद अपने पास बाकी पैसा रख लेंगे। तो एक वो रिस्क। और रियल एस्टेट मतलब ये जो अब हमने रेरा में पढ़ा था कि अगर आप प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करो तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें रिस्क। तो ये सेंसिटिव मैटर्स हैं, इसके लिए हम अलग प्रोविजन प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोविजन, वो हमें नहीं पढ़ना, ठीक है। अब आता है इन्वेस्टमेंट। तो बच्चे पहले वाले में आप लिख सकते हो मेंटेन CRAR, ठीक है। लोन्स एंड एडवांसेस में परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए है, तो पूरा लिख दो। NPAs के लिए उन्होंने आपको मेंटेन करने के लिए प्रोविडेंशियल नॉर्म बताए हैं, ठीक है। ठंडी लग रही है, यही रखा है। ठीक है, तो हमने लोन्स एंड एडवांसेस में पूरा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए जो भी आपको प्रूडेंशियल नॉर्म्स है, वो जो भी प्रोविजंस RBI देगा वो आपको फॉलो करने। अब आ जाते हैं इन्वेस्टमेंट्स। रिजर्व बैंक रिक्वायर्स बैंक टू क्लासिफाई देयर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज। भाई बैंक भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट्स मारती है, तो आप अपना एक पोर्टफोलियो प्रॉपरली मेंटेन करो, उसके लिए हम नॉर्म्स आपको बताएंगे। इनटू 3 कैटेगरीज देखो, हेल्ड टू मेच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। आपने अपने ही पोर्टफोलियो में 3 टाइप के शेयर सिक्योरिटीज रखने हैं। एक हेल्ड फॉर मेच्योरिटी कि जल्द जिनका आपने जैसे इशू करना है, आप भी बैंक हो, आप भी कंपनी फॉर्म में होगा तो आप भी इशू कर सकते हो, तो एक मेच्योरिटी पीरियड वाले दे दो। एक होता है अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है, डायरेक्टली सेल के लिए हम दे रहे हैं। और एक होता है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, आओ ट्रेड करते खेलते रहो मार्केट में, उसके जो भी रेट है आप खेलो। The securities held under held for trading and available for sale category have to be market to market periodically and depreciation if any needs appropriate provisions by बैंक्स। अभी क्या हो रहा है, जो आपकी ये 2 कैटेगरी, इसमें हम भाई डेप्रिसिएशन भी आपका कैलकुलेट करेंगे, ऐसा आप डिक्लेयर कर दो। सिक्योरिटीज अंडर हेल्ड टू मेच्योरिटी कैन मस्ट बी कैरिड एट एक्विजिशन, अमोर्टाइज कॉस्ट एंड सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन। एक लाइन में उन्होंने बता दिया। सबसे पहली चीज की याद रखो, इन्वेस्टमेंट रिजर्व बैंक रिक्वेस्ट, जो बैंक्स हैं उनको क्लासिफाई करने अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो 3 कैटेगरी में, हेल्ड फॉर मेच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल और ट्रेडिंग। जैसे कि अगर आपने कहीं शेयर्स खरीदे, ठीक है, तो आप उनको मार्केट में बेचने का काम कर सकते हो बीइंग बैंक, ठीक है, कि हमारे पास ये लोग भी बैठे, हमारा पोर्टफोलियो मैनेजर बैठा, ये देखता रहेगा आपके काम। तो तुम लोग जैसे बैंक के पास गए तो तुम्हारे पास 3 कैटेगरी के ऑप्शंस होंगे सिक्योरिटीज में डालने के लिए, पैसे के लिए। मतलब 3 टाइप की सिक्योरिटीज है जहां तुम अपना पैसा डाल सकते हो, ठीक है। एक होता है हेल्ड टू मेच्योरिटी की भाई आगे आप तुरंत खरीदो, अक्वायर करो और खत्म करो, ठीक है। एक आ जाता है अवेलेबल फॉर सेल कि आपके पास है, आप खरीदो और अपने पास रख लो, ठीक है। और एक होता है हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, हमारे यहाँ डाल दो पैसा, ट्रेड होता रहेगा। तो जो आप अवेलेबल फॉर सेल और ट्रेडिंग में जब हमारे डालोगे तो हम आपके डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट करेंगे। जब आप हमसे ये वाला लोगे हेल्ड टू मेच्योरिटी, तो उसकी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मतलब डेप्रिशिएटेड कॉस्ट जो होगी, हम डायरेक्टली वही आपसे लेंगे पैसा और आपको वो वाली सिक्योरिटीज दे देंगे। इसके रिगार्डिंग आरबीआई ने प्रोविजंस बताए। 3 चीजें हो गई, क्या हो गई, प्रूडेंशियल नॉर्म्स, कैपिटल एडुकेसी, लोन्स एंड एडवांसेस और इन्वेस्टमेंट। तो जब हम कैपिटल एडुकेसी देख रहे हैं तो हम क्या मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, CRAR। जब हम लोन्स एंड एडवांसेस की बात करें तो हम देख रहे हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स किस तरीके से आपको हैंडल करने हैं। तो उसको भी आप डिवाइड कर दो कैटेगरी में, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस एसेट्स, और उसके बाद उसमें डील करो। फिर जब इन्वेस्टमेंट्स की बात आ रही है, उसको 3 कैटेगरी में आप अपने पोर्टफोलियोज को डिवाइड कर दो, हेल्ड फॉर मेच्योरिटी, अवेलेबल फॉर सेल और हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। अब जो हेल्ड फॉर मेच्योरिटी है उसको डायरेक्टली अमोर्टाइज कॉस्ट पे दे दो, बाकी दोनों पे डेप्रिसिएशन हम कट करें, ठीक है। अब आ जाओ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेजमेंट, इसका एक क्वेश्चन भी आया था बुक में, ठीक है। इसमें है द रिजर्व बैंक एज कस्टोडियन ऑफ द कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। आरबीआई क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे लिए मेंटेन करके रखता है। इज वेस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स, द लीगल प्रोविजन गवर्निंग मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज आर लेड डाउन बिलो, ठीक है। अभी क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है कि आप अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ पे ध्यान दो। तो अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा फॉरेन रिजर्व होगा तो आपके लिए अच्छा है, आपको बाहर मार्केट से नहीं खरीदना पड़ेगा, मार्केट से मतलब फॉरेन से नहीं मंगाना पड़ेगा क्योंकि वो आपको महंगा मिलेगा। अब आरबीआई फॉरेन रिजर्व कैसे मेंटेन करेगी, कुछ तो ऑफकोर्स फॉरेन से होगा। आज कोई भी करेंसी चाहिए आपको इंडिया में मिल जाती है बाहर जाने के लिए, तो वो उसमें मेंटेन कैसे करिए,
जैसे लोग, अभी हम आगे और भी ऐसे चैप्टर्स पढ़ेंगे कि इंडिया में फॉरेन करेंसी आती कैसे, रखे कैसे जाते हैं। जैसे इंसान बाहर जा रहा है, हमारे कंट्री से बाहर लोग जॉब भी करते हैं, ठीक है, जॉब करके जब पैसा लाते हैं तो हो सकता है वो प्रॉपर फॉरेन एक्सचेंज लाए, यहाँ पे दे फॉरेन एक्सचेंज, और यहाँ पे इंडिया से पैसा ले ले, इंडियन इंडियन मनी, ठीक है। जब हमारे यहाँ टूरिस्ट आते हैं, हमने बहुत बढ़ा दिया अब टूरिज्म, हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं बाहर से घूमने के लिए, तो वो लोग यहाँ आके एक्सचेंज करते हैं मनी, एयरपोर्ट पे एक्सचेंज करेंगे, हर जगह बना हुआ है, तो हमारे पास वहां से फॉरेन रिजर्व आता है, ठीक है। हम जैसे लोग जो बाहर घूमने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट से फॉरेन एक्सचेंज लेते हैं, उसमें से फिर कुछ बचता होगा, या वहां खर्चा किया है तो वहां से कुछ एक्सचेंज किया, अब तुम इंडिया आ गए, तुम्हारे पास फॉरेन पैसा रखा है, उसकी तो यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, तो तुम आरबीआई के जो ऐसे छोटे छोटे प्राइमरी डीलर्स है, उधर पे जाके फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज कराओगे और फिर अपना इंडियन मनी खुद रखोगे। तो बैंक जो आरबीआई है, बहुत सारे तरीके से, जैसे कि हम हमारे बाहर के लोग हमारी कंट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, अब वहां से भी हमारे पास फॉरेन का पैसा रहता है, तब हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके अब आ गए जहां से हमें बाहर का पैसा इंडिया में आने लग गया है, तो हमारे पास ऐसे ऐसे तरीके से रिजर्व मेंटेन होता है। कई बार क्या होता है, आपके पास फॉरेन रिजर्व है, अब आरबीआई ने आपको एक बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी तरीका दे दिया, जैसे कि आप पेरेंट हो, आपके बच्चे बाहर काम कर रहे हैं, अब वो आपको पैसा भेज रहे हैं, ठीक है, वो हो सकता है फॉरेन में ला ला के दे रहे हो, तो आपको लाख रुपए दे दिए, आपको लाख रुपए यूज करना ही है, तो आपने आरबीआई के साथ एक साइड में अपना फॉरेन के लिए, फॉरेन अमाउंट के लिए एक अकाउंट खोल सकते हो, और वहां पे रिजर्व रख दो कि सर अभी हमें 20,000 की जरूरत है, हमें कोई इतने खर्चे नहीं है, 80,000 का जो फॉरेन मनी है वो आप रखो, और हमें जब लगेगा हम इस अकाउंट से ले लेंगे। अब बैंक के पास अगर फॉरेन मनी डिपॉजिट है, फॉरेन एक्सचेंज, तो वो उसे सर्कुलेट करेगी, उसके साथ खेल सकती हो कि टाइम पीरियड होगा, मेच्योरिटी होगी, तो तब जब आप मांगोगे तब हम आपको दे देंगे। इस दिन तरीके से आरबीआई के पास अब फॉरेन रिजर्व जमा होने लग गया। अब जब आपके पास जमा होने लग गया तो आपको उसे मैनेज करना है, तो मैनेज इस तरीके से करना है जो आरबीआई ने फ्रेमवर्क बना रखा है, ठीक है। The basic parameters of Reserve Bank policy for foreign exchange reserve management are safety, liquidity, and returns. ठीक है. Within the framework, the RBI focuses on maintaining market confidence in monetary and exchange rate पॉलिसीज। अभी देखो जैसे क्या होता है, बहुत सारे लोग बिठा रखे हैं, क्या काम करते हैं वो लोग, फॉरेन मनी आपको देते हैं, आप उनको इंडियन मनी देते हो, अब इसका एक्सचेंज रेट चलता है। अभी जैसे लास्ट ईयर मैं गई थी थाईलैंड पे, तो बहुत सस्ता रेट चल रहा है, ठीक है, 2 रुपए पे आपको 1.25 2.25 ऐसे करके आपको थाईलैंड की करेंसी मिल जाएगी, मतलब वहां का 1 रुपए और इंडिया का 2.25, ठीक है। तो ये एक्सचेंज रेट चल रहा है, कई लोग इसको 3 रुपए में भी बेच रहे होंगे, क्योंकि उनका उनका बैंक अच्छा है, वो सोच रहे हैं हम 3 रुपए में देंगे, ठीक है, ये एक्सचेंज रेट चलता है। और कुछ इसको कैलकुलेट करने के लिए भी नॉर्म बनाया हुआ है कि ये कैलकुलेट कैसे होता है। अभी मैं बता रही हूँ कि मैंने क्या, अभी जब वो लोग 2.5 2.3 दे रहे थे, तो ऐसे जबलपुर में डीलर्स बहुत कम है, तो आरबीआई चाहती है ऐसे बहुत सारे डीलर्स आ जाए, तो मैं इनका मार्केट में कॉन्फिडेंस बढ़ाऊं कि आप 3 रुपए रखो, 2.5 1.25 कुछ भी रखो, ठीक है, जो एक बेसिक कैलकुलेशन में आता है। अगर बेसिक कैलकुलेशन में 3 एंड हो रहा है, तो उसके नीचे आपको जो रेट रखना हो, उसका कॉन्फिडेंस मैं आपको दे रहा हूँ कि ये बिजनेस बहुत अच्छा है, ठीक है। मैं चाहता हूं ऐसे हर छोटी सिटीज में ऐसे लोग बैठे जहां हमारा फॉरेन रिजर्व पहुंचे और लोग डील कर सके, फॉरेन एक्सचेंज जिसको भी चाहिए उसको वहां से मिल सके, और उसके लिए पॉलिसीज कौन बनाएगा, आरबीआई। तो मेंटेनिंग मार्केट कॉन्फिडेंस इन मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसीज, ठीक है। तो हम जो पॉलिसीज बनाते हैं एक्सचेंज रेट की, वो हमारी इतनी स्मूथ हो कि डीलर्स को भी प्रॉब्लम ना आ जाए। Enhancing Reserve Bank intervention capacity to stabilize foreign exchange markets। तो हम क्या कर रहे हैं, इंटरवीन करके लोगों को ट्रेनिंग देंगे, ठीक है, कि आप इस बिजनेस में बैठो, बहुत कम लोग हैं इसमें, बहुत लोग को रिस्की लगता है कि इसको कौन ही लेने आएगा हमसे फॉरेन एक्सचेंज, पर ये दिस इज अ नाइस बिजनेस। अगर आप ऑब्वियसली कैसे, जब हमने एक एक्सचेंज रेट दे दिया 3 रुपीज, आपको फॉरेन रिजर्व कौन दे रहा है, आरबीआई दे रहा है, तो आरबीआई बोल रहा है मैं उतने रेट पे दूंगा कि आप भी प्रॉफिट कमा सको, ठीक है। तो वो चाहता है आरबीआई कि मैं इंटरवेन करूं इन सब मार्केट में और लोगों को एक स्टेबलाइज बिजनेस भी फॉर्म करने के लिए बात करूं, ठीक है। तो एनहांसिंग रिजर्व बैंक इंटरवेंशन टू स्टेबलाइज फॉरेन एक्सचेंज
मार्केट। भाई आप लोग जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डील कर रहे हो, सिक्योरिटीज में भी, इन्वेस्टमेंट्स में भी, पैसा ले जाने में भी, ट्रैवल करने के लिए भी, एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, जिस जिस चीजों से आपको एफडीआई चाहिए या ओडीआई आपको बाहर इन्वेस्ट करना है, उन सब मार्केट में कौन इंटरवेन करे? आरबीआई। और फिर एक स्टेबलाइज पॉलिसीज बना दे। फिर लिमिटेड एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी बाय मेंटेनिंग फॉरेन करेंसी लिक्विड टू एब्जॉर्ब शॉक्स ड्यूरिंग द टाइम्स। ठीक है, अभी क्या बोल रहा है कि अपनी जो वर्नेबिलिटी है, जो भी फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज, वो हम एक लिमिटेड कर दें। ठीक है, इसकी लिक्विडिटी हम इतनी भी नहीं दे दें कि यार लोग पागल हो जाएं और कितना भी। जब हम इसके नीचे फॉरेन एक्सचेंज पढ़ेंगे ना, एक लिमिट दी हुई है कि आप इतना पैसा फॉरेन ले जा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप करोड़ों ले लो और फिर हमसे लेता जाओ, हम ऐसा नहीं अलाउ करेंगे। हम कुछ एक बैलेंस अमाउंट एक डिक्लेयर कर देते हैं, इतना आप लेके जाओ, इसके ऊपर लेके जाओगे तो आपको टैक्स लग सकता है, इसके ऊपर ले जाओगे तो आप कस्टम्स में कवर हो जाओगे, इसके ऊपर ले जाओगे तो आपको ये हमसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो हमने कर दिया है, सपोज 1 लाख तक का आप लेके जाओ, उसके ऊपर हमसे अप्रूवल लेना है, आपको फिर पूरे पेपर सबमिट करने पड़ेंगे कि इससे ज्यादा पैसा हमें क्यों चाहिए। तो इसकी लिक्विडिटी कहीं कहीं ना कहीं आरबीआई ने लिमिट भी कर दिया। एक तुम कॉन्फिडेंस दे रहे हो, ठीक है, दूसरा स्टेबिलिटी भी मेंटेन करने दे रहे हो कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी रेगुलेट हो, तीसरा इतना रेगुलेट नहीं हो कि आप लोग उसका मिसयूज कर सको। उसके लिए हम लिक्विडिटी को लिमिट कर देंगे और हम इस अमाउंट के ऊपर अप्रूवल बोल देंगे कि आप कस्टमर्स हो, आपको हमसे अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, फिर क्राइसिस इंक्लूडिंग नेशनल डिजास्टर्स एंड इमरजेंसीज, मतलब जब भी करेंसी की कोई कमी होगी तो कौन बैठा है? आरबीआई। तो अगर आपको कोई डिजास्टर्स हो रहे हैं, उसे वर्ड उन्होंने बहुत बड़ा डाल दिया, ठीक है, तो आपको मनी क्राइसिस हो रहा है या मनी डिजास्टर्स हो रहे हैं, तो आपको कौन हेल्प करने बैठा है? आरबीआई। तो वहां जहां क्राइसिस हो रहा है उसके लिए भी उसने पॉलिसीज बना दी कि तब आप कहां से कैसे पैसे निकलवा के ध्यान रख सकते हो। इन इन पॉइंट्स पे आरबीआई फोकस करता है जब भी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट की बात आती है। प्रोवाइडिंग कॉन्फिडेंस टू द मार्केट दैट एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन कैन ऑल्सो बी met, thus reducing the cost at which foreign exchange resources available to market participants। अभी क्या हुआ, जैसे फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा था कि आप क्या कॉन्फिडेंस ला रहे हो मॉनेटरी में और उनकी पॉलिसीज में, दूसरे वाले में भी यही बोल रहा है, जहां आपको रेट की दिक्कत हो रही है, पार्टिसिपेंट्स को जहां रेट की दिक्कत हो रही है कि हमें इस रेट पे मिल रहा है आपसे, हम किस रेट में जाके बेचेंगे, आप ही 2 रुपए में दे रहे हो तो हम 2.5 में, हम क्या 0.5 कमाएं? ठीक है, तो हम उसके लिए भी इतना फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करना चाहते हैं कि ऐसे जो डीलर्स है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं इस फॉरेन एक्सचेंज में, उन लोग भी अपनी कहीं ना कहीं प्रॉफिट मेट करें और हम उनको उसमें सपोर्ट करें कि आपको हम इतना रेट देंगे, आपको मार्केट से हम कम रेट पे देंगे। तो जो अच्छे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो आज की डेट में अच्छे लेवल पे आ गए, जैसे ट्रैवल एजेंसीज भी आपको प्रोवाइड करने लग गई है फॉरेन एक्सचेंज, तो अब बहुत लोग, तो सबको हमने बोला है कि आप भी पार्टिसिपेट करो। पहले जो ट्रैवल एजेंसीज वो टिकट्स बुक करके देते थे और बोलते थे जो आपको एक्सचेंज चाहिए इस चीज का, फॉरेन मनी चाहिए, वो आप जाके बैंक से लो, एक्सचेंज रेट जो डीलर्स हैं उनसे लो। आजकल ट्रैवल एजेंसीज भी आपको ये प्रोवाइड करने लग गई है। फिर एडिंग टू द कंफर्ट of the market participants by demonstrating the backing of domestic currency by external assets। अभी क्या हुआ, जो पार्टिसिपेंट्स है जो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहे हैं, उनने अगर कुछ एसेट्स क्रिएट करने, ठीक है, तो हम उसको भी डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए दें कि ठीक है, अगर आपको हमसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज चाहिए तो आप हमें इसके बदले में एसेट्स रख सकते हो। ठीक है, आप हमारा अपना कोई एसेट्स रखो तो हम फॉरेन एक्सचेंज का आपको कोई लोन देंगे, आप फिर बिजनेस करो और उससे हमें रीपे कर दो। तो हम इतनी सारी चीजों में फोकस करने के लिए एंटर हो चुके हैं। तो जब आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करने की बात करता है तो उसके मैनेजमेंट करने के लिए वो 4-5 बातों में कोर फोकस करता है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जो आगे हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हर चीज आरबीआई से लिंक्ड है। पर उसके कोर फंक्शन जो आरबीआई एक्ट में डिसाइडेड है, जो वो 1934 में एक्ट बना था, तो उन्होंने कुछ 5-6 कोर फंक्शन उसके बता दिए थे कि पहले तो मार्केट कॉन्फिडेंस इन मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसीज, यहाँ पे एक्सचेंज रेट की पॉलिसी की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा इंटरवेंशन कैपेसिटी टू स्टेबलाइज फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, वो चाहता है कि हमारे मार्केट में, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एक स्टेबलाइजेशन आ जाए, तो वो उसके इंटरवेंशन से आएगा। तीसरा, लिमिटिंग द एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटी बाय मेंटेनिंग अप फॉरेन एक्सचेंज लिक्विडिटी की भी कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं हो, इतना मैंने कंफर्ट आपको देना है। फिर जब भी किसी को इमरजेंसी होगी तभी भी कौन बैठा है क्राइसिस में? आरबीआई, तो वहां पे वो फोकस करेगा। फिर से कॉन्फिडेंस टू द मार्केट की एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस मेट हो सके और मैं आपको कॉस्ट रिड्यूस कर दूं ताकि मार्केट में पार्टिसिपेंट्स को फॉरेन एक्सचेंज इजीली
अवेलेबल हो जाए। लास्ट, अगर आपको इसके पीछे कोई बैकिंग फॉर द डोमेस्टिक करेंसी के आपको कोई एसेट रखना है तो आप वो भी रख सकते हैं। ठीक है, हाँ ऑलमोस्ट क्राइसिस वाला। हाँ मतलब वो देखो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी ऑफ क्राइसिस इमरजेंसी है, बात वही है। इसको काट भी सकते हो, इन्होंने अलग से बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं है, इसलिए तुम लोग को लग रहा है कि क्राइसिस ऑफ क्राइसिस इमरजेंसी, तो उसको एक ही कर दो, डी को कट कर दो। देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी पहला, फिर स्टेबिलिटी एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, फिर मेंटेन ऑफ फॉरेन करेंसी फॉर क्राइसिस एंड डिजास्टर, पार्टिसिपेंट्स इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का कॉन्फिडेंस और कंफर्ट फॉर पार्टिसिपेंट्स। क्या हुआ? जल्दी जल्दी, आयुष की तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है। बोलूं क्या क्या लिखा है? मॉनेटरी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी फर्स्ट पॉइंट, दूसरा है स्टेबिलिटी इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, तो फॉरेन एक्सचेंज को एफएक्स करके मैंने शॉर्ट में लिखा है। फिर मेंटेन मतलब वही मेंटेन फॉरेन करेंसी फॉर क्राइसिस एंड डिजास्टर, पार्टिसिपेंट इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का डैश करके कॉन्फिडेंस, ताकि उनको कॉस्ट रिड्यूस करके लिखे, वो तुम पॉइंट बना लो। फिर लास्ट कंफर्ट फॉर पार्टिसिपेंट्स, monetary and exchange rate policy, stability in foreign exchange market, maintain foreign currency for disaster and crisis, participants in foreign exchange market dash confidence, for comfort for participants। जब तुम इसको याद करोगे तो ये शॉर्ट पॉइंट से तुमको वो चीज याद हो जाएगी। ये अगर किसी ने आंसर में लिखा है ना तो मैं 0 दे दूंगी। ठीक है, जैसे बुक में पॉइंटर्स है वैसे लिखो। ये तुम्हारे एक्सप्लेनेशन के लिए, क्योंकि वो थोड़ी सी अलग तरीके से उन्होंने आरबीआई लैंग्वेज में बताया। ठीक है, चले। हाँ, तुम लोग, हाँ पेपर पार्टी क्या? मैं अभी लेके जाऊंगी सारे पेपर, क्लास में ही रखे। रेरा पार्टनरशिप और सेल ऑफ गुड और स्पेसिफिक, वही तो है रेरा वाला। ठीक है, चलो। ट्रांजैक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज एक बार रीड करना। ठीक है, मार्केट ऑपरेशंस एक बार रीड करना। आ जाओ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, इसका एक्ट के लिए क्वेश्चन था। चलो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में आ जाओ। इस एक्ट से रिगार्डिंग तुमको एक क्वेश्चन था, देखो याद है? ऐसे बीच से एक लाइन वो दे देते हैं। ठीक है, चलो। द रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट सेट सिस्टम्स इज बीइंग इंक्रीज्ड रिकॉग्नाइज्ड एज कोर रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल बैंक। तो जो भी पेमेंट सिस्टम्स है उसका सुपरविजन कौन कर रहा है? आरबीआई, उसको बार बार हम लोग सेंट्रल बैंक बोल रहे हैं। सेफ एंड एफिशिएंट फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड एफिशिएंट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अभी क्या हो रहा है ना, हम चाहते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जित
जितने भी पेमेंट वाले इश्यूज है, ठीक है, जो आजकल हम देख रहे हैं हम कैसे यूपीआई वगैरह से पे कर रहे हैं, अब उस टाइम पे उन्होंने बिल ऑफ एक्सचेंज और ये सब निकाला था। तो ये जो सिस्टम्स हैं ये अप्रूव होने चाहिए आरबीआई के साथ। अभी भारत पे सबने सुना होगा, उसको सब जानते होंगे, उसने जो बनाया था सबसे पहले ही कि भाई स्कैन करके आप पे कर सको, उसके लिए उसको सबसे पहले किसकी अप्रूवल लगी है? आरबीआई की। वो बातें भी करता है कि आरबीआई की अप्रूवल तो मैं ही लेके आया था, उसने वो कंपनी छोड़ दी है, पर अब वो होशियारी एक ही चीज की मारता है कि आरबीआई से अप्रूवल तो मैंने लाके दी ना, वो तो तुम्हारे बस का नहीं था, तो मुझे कितने भी करोड़ में कंपनी दो ये वो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप आरबीआई को प्रूव करो कि हमने नया पेमेंट सिस्टम लेके आए हैं ये वो, और फिर आप इसे अप्रूव कर दो ताकि हम आगे जाके इसे बिजनेस में सर्कुलेट करें, ठीक है। तो ये जो सिस्टम का एक्ट है ये क्या प्रोवाइड करता है? रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट सिस्टम्स, ठीक है, इन इंडिया, एंड डेजिग्नेट द रिजर्व बैंक एज अथॉरिटी फॉर द पर्पस। ये एक्ट ने आरबीआई को ऑथराइज कर दिया है कि जितने भी पेमेंट सिस्टम्स को सुपरवाइज करना और रेगुलेट करना है वो कौन करेगा? आरबीआई। एज पर द एक्ट ओनली पेमेंट सिस्टम ऑथराइज्ड बाय रिजर्व बैंक एंड ऑपरेटेड इन द कंट्री। इस एक्ट ने क्या बोल दिया? सिर्फ पेमेंट सिस्टम ही आपको हम ऑथराइज करें कि आप यही रेगुलेट करो और यही सुपरवाइज करो। एज the act also provides for settlement effected under the rules procedures of the system provided to be treated as final and irrevocable। हम आपको जो सेटलमेंट के प्रोविजंस है उसमें भी ऑथोरिटी देते हैं, लेकिन एज पर रूल्स एंड प्रोसीजर्स जो हमारे एक्ट के रूल्स में प्रोवाइडेड है। तो हम पहले क्या बोल रहे हैं? ओनली सुपरविजन ऑफ पेमेंट सिस्टम्स, पर हम सेटलमेंट के लिए भी आपको कहीं ना कहीं ऑथराइज करेंगे, बट वो टोटली डिसाइडेड होगा रूल्स के हिसाब से, और एक बार आपको ऑथराइज देती तो वो फाइनल होगी और इररिवोकेबल होगी। द रिजर्व बैंक हैज पुट इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क and the structure oversight of the payment system. In 2005 it created a board। एक बोर्ड बनाया, फिर रिजर्व बैंक को तो पावर मिल गई, अब वो खेल रहा है, उसने एक बोर्ड बनाया किसके लिए? रेगुलेशन सुपरविजन ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, एक बोर्ड बनाया। फिर एज अ कमिटी ऑफ द सेंट्रल बोर्ड, अब ये एक कमेटी बना दी, इसमें उसने लोग बिठाए होंगे, हमने देखा सिलेक्शन कमेटी कैसे बिठाती है, और वो सुपरवाइज क्या करेगा? ओनली पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। अ न्यू डिपार्टमेंट कॉल्ड द डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम वाज कॉन्स्टिट्यूटेड टू असिस्ट दिस बोर्ड इन परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन। अब ये एक बोर्ड बनाई, उसमें कमेटी बनाई, ठीक है, ये किसकी कमेटी? पेमेंट एंड सेटलमेंट। इसी को ही गाइडेंस देने के लिए उन्होंने एक डिपार्टमेंट भी बना दिया कि आप कमिटीज यहाँ बैठो, मैं आपके लिए एक डिपार्टमेंट भी क्रिएट करा, आपको जो जो हेल्प चाहिए, आपको जो जो काम करवाना है उसके लिए हमने एक डिपार्टमेंट बना दिया, आपको जो करवाना है। अब आपने सोचा कि ऐसी एक मशीन होनी चाहिए कि डायरेक्टली पे हो जाए, आपके पास डिपार्टमेंट है, आप वहां से अप्रूवल हो, आप वहां से चेक करवाओ और फिर इसको आगे फॉरवर्ड आप कर सकते। तो बोर्ड मेंबर्स क्या करते हैं? सिर्फ डिसाइड करते हैं, उनके लिए काम करने के लिए लोग चाहिए उनको, तो हमने एक पूरा डिपार्टमेंट बना दिया, वहां पे टीम लीड्स भी होंगे, स्टाफ मेंबर्स भी होंगे, वहां के ऑफिशियल्स होंगे। द रिजर्व बैंक has adopted a three-pronged strategy, ठीक है, consolidation, development, integration to establish a modern and robust payment and settlement system which is also efficient and secure। अभी उसने क्या बनाया? कंसोलिडेशन, डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन, तीन वर्ड्स उसने निकाले हैं, ठीक है, कि इन सबको एक तरीके से कंसोलिडेट करो, डेवलपमेंट लेके, और इंटीग्रेशन यानी कि न्यू टेक्नोलॉजीज का आप जो इन्वॉल्व कर रहे हो इसमें, तो वो कैसे काम करेगी, ये चीज सबके लिए इजी होनी चाहिए, ठीक है। तीन चीजें आप लेके आओ और ये एफिशिएंट और सिक्योर होनी चाहिए, किसी के भी पेमेंट्स, किसी का भी नुकसान इधर उधर से नहीं होना चाहिए। अगर आप जी पे बना रहे हो, अगर आप फोन पे बना रहे हो, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि आप किसी के नाम पे भी कोई भी पेमेंट ले सको, अगर वो हो रहा है तो आप उसकी रिसीट दो, हर चीज को हम अप्रूव और सिक्योर मानेंगे। आज अगर हम जीपे करते हैं और कहीं स्क्रीनशॉट में बोलते हैं तो वो क्या मानते हैं कि हाँ ये पेड है, ठीक है, और स्क्रीनशॉट प्रूफ होता है कि आपने सामने वाले को पे किया है। तो आप क्या बैठ के अपने बैंक अकाउंट दिखा रहे हो, देखो कट हुआ है, और उसमें ट्रांजेक्शन आईडी जीपी और उस पर्सन का नाम आता है, ठीक है, अकाउंट नंबर और ये सब फिर बैंक से जाके मिलता है। तो हम बोल रहे हैं हम इतना अच्छा सिस्टम बनाएंगे पेमेंट और सेटलमेंट का कि वो एफिशिएंट भी हो और सिक्योर भी हो। The consolidation revolves around expanding the reach of the existing product by introducing clearing process in new location। इसकी जितनी रीच उतना हमारे लिए अच्छा। तो हम चाहते हैं कि आप ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाओ जो एफिशिएंट, सिक्योर और रीच करे हर न्यू लोकेशन पे, मतलब हर बैंक को भी पता होना चाहिए कि ऐसा सिस्टम है, और फिर उसके कस्टमर्स का, तो उसका जो प्रोडक्ट है वो सब तक पहुंचे,
ठीक है। तो अब रिजर्व बैंक हैज आल्सो टेकन स्टेप्स टुवर्ड इंटीग्रेटिंग द पेमेंट सिस्टम विद द सेटलमेंट सिस्टम फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड फॉरेन एक्सचेंज टू फैसिलिटेट सेटलमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन। इट क्रिएटेड अ नेगोशिएटिंग डीलिंग सिस्टम, अ स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। आप देखो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अब डीमैट आ गया है, ठीक है, सीडीएसएल एनएसडीएल करते हैं इसका काम। तो अब हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को पहले हम बहुत सिक्योर तरीके से रखते थे, बहुत मुश्किल है भाई गवर्नमेंट से, अब हमने उसके लिए भी एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया कि आप उसमें नेगोशिएशन कर सकते हो। नेगोशिएशन मतलब खरीद बेच, बाय सेल, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन जो तुमने पढ़ा है वो आप उसके लिए भी आप खेल सकते हो। पहले सिर्फ प्राइवेट्स के लिए था, अब हमने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को भी अलाउ कर दिया कि आप ये भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं नया प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। आप आओ, खरीदो, बेचो और एंजॉय करो अपना पेमेंट और अपने इंटरेस्ट जो भी आप उससे कमाओगे, ठीक है। फॉर सेटलमेंट ऑफ ट्रेड इन फॉरेन एक्सचेंज, अब ये भी हम लेके आए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड अदर डेट इंस्ट्रूमेंट इज सेट अप द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दिस प्लेज अ रोल ऑफ सेंट्रल काउंटर पार्टी टू ट्रांजेक्शन एंड गारंटी सेटलमेंट ऑफ ट्रेड, दस मैनेजिंग द काउंटर पार्ट रिस्क। हमें बेसिकली यहां तक याद कर लेना है आंसर। अगर पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट पूछा तो ये चीज ठीक है, आपको एड ऑन करने तो आप कर सकते, ये बोल के कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए भी एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आ गया, ठीक है, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। दूसरी चीज, फॉरेन एक्सचेंज का भी सेटलमेंट करने के लिए एक अलग से हमने डिपार्टमेंट सेटअप किया है, ठीक है। हमें भी अगर बताना है कि एक्ट क्या लाया था, एक्ट लाया था कि आरबीआई को वो ऑथराइज करता है फॉर पेमेंट्स। अब पेमेंट सिस्टम्स के लिए उसने ऑथराइज किया है, सेटलमेंट्स के लिए उसने रूल्स एंड प्रोसीजर्स में वो उसको ऑथराइज कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा भाई जितने भी आपके पेमेंट सिस्टम है वो एफिशिएंट और सिक्योर हो और ये प्रोडक्ट सब तक पहुंचे। तो हमने पहले बता दिया भाई ये सारा सिस्टम जो रेगुलाइज और सुपरविजन का था वो इस एक्ट के अंदर था। अब रेगुलेशन और सुपरविजन किसको दे दिया हमने, आरबीआई को। आरबीआई चाहता है एफिशिएंट और सिक्योर, उसके लिए उसने डिपार्टमेंट भी बना लिया और बोर्ड मेंबर्स की एक कमेटी भी बना दी। इतना याद हो जाएगा। चलो, monetary policy management, one of the important function of central bank is formulation and execution of monetary policy। हम देख रहे हैं बैंक को कितना रिजर्व मेंटेन करना है, उसके लिए उन्होंने क्या बनाए, monetary policies। in Indian context the basic function of RBI are as enunciated in preamble of the RBI, thus Reserve Bank mandates a monetary policy flow from its monetary stability object। जब हमने preamble पढ़ा था एक्ट का उसमें हम देखा था इशू बैंक नोट्स, मॉनेटरी पॉलिसी, स्टेबिलिटी, वही चीज हमने उसके प्रियम्बल में ही डाल दी। तो जब प्रियम्बल में डाल दी तो उसका कोर फंक्शन हो गया मॉनेटरी पॉलिसी दिलाना, तो उसका फ्लो करना ही उसका एक इंपॉर्टेंट function। The essential monetary policy deals with the use of various policy instruments for inflow and the cost availability of money in economy। तो ये पॉलिसी हमें क्या बताती है, बैंक्स को बोलती है कैसे पैसे इकोनॉमी में लाना है, उनकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए और उसकी अवेलेबिलिटी सब तक होनी चाहिए। उसी के लिए हमने क्या बनाई है, मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसी देखो, नीचे पूरा फ्रेमवर्क है और फिर इंस्ट्रूमेंट्स भी बताएं जो हम वर्ड्स देख रहे हैं अभी हमने इस पैराग्राफ में, जो हमने वर्ड देखे कि पॉलिसी, उसके इनफ्लो, उसके इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, रिफर्स टू द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक विथ रिगार्ड टू यूज ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स कौन से, वही जो एसएलआर, सीआरआर जो अभी हम पढ़ेंगे, अंडर द कंट्रोल टू अचीव गोल स्पेसिफाइड इन द एक्ट। अब जिसका गोल ही है मॉनेटरी पॉलिसी देना, उसके लिए हमने इंस्ट्रूमेंट्स दिए हैं। द रिजर्व बैंक इज वेस्टेड विद द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ अडॉप्टिंग एंड इंप्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। बार बार वही लाइन लिखी हुई है कि उसका काम ही क्या है कि भाई हम अच्छी पॉलिसी दें, वो लोग अडेप्ट करें और इंप्लीमेंट भी कर सके। द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एक्सप्लिसिटली मैंडेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब the primary object is to maintain price stability while keeping in mind object of growth। price stability is necessary precondition of sustainable growth। अब उसकी प्राइमरी कंडीशन क्या है पॉलिसी देने के लिए, कि हाँ एक प्राइस स्टेबिलिटी हो जाए और उससे उसकी ग्रोथ हो जाए। तो प्राइस स्टेबिलिटी जरूरी क्यों, ताकि उसकी ग्रोथ हो। प्राइस स्टेबिलिटी क्या है कि हमने एक ऐसा रेट दिया है बैंक को मेंटेन करने के लिए जो वो एक्चुअल में कर सकती है। अगर वो उसको मेंटेन करना चाहती है तो वो उस प्राइस पे, उस इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करेगी लोगों को, ताकि वो खुद भी पैसा रख सके। तो लोन जिस इंटरेस्ट पे देगी, इंटरेस्ट उसका इनकम है, बैंक के एसेट्स है इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट मेंटेन करेगी ना, तो उस इंटरेस्ट में से भी 1% हमने बता दिया है बीइंग आरबीआई, कितना आप मेंटेन करके रखो, ठीक है। उससे आपकी ग्रोथ होगी, इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। अब इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं, ये एक बार रीड कर लेना कि फ्रेमवर्क क्या बोलता है, ठीक है, पूरा इंपॉर्टेंट है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या है, एक होता है रेपो रेट, एक होता है रिवर्स रेपो रेट, एक होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी,
फिर एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, फिर बैंक रेट में आ जाते हैं CRR, SLR, ओपन मार्केट ऑपरेशन और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। रेपो रेट क्या होता है? परफेक्ट। इसमें क्या होता है कि बैंक्स के पास जब ओवरनाइट लिक्विडिटी खत्म हो जाती है तो उन लोग को कहां से वो लिक्विडिटी मिल जाती है? रातों रात RBI से। तो एक ही लाइन में उन्होंने एक्सप्लेन किया, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच रिजर्व बैंक प्रोवाइड्स ओवरनाइट लिक्विडिटी टू बैंक्स अगेंस्ट द कोलेट्रल ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव्ड सिक्योरिटीज अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अभी हम पढ़ेंगे कि लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है। जब आपको रातों रात आपके पास पैसा खत्म हो गया, आप RBI से पैसा लो, उसके बदले आप गिरवी में क्या रखो? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या अप्रूव्ड सिक्योरिटीज। अप्रूव्ड यानी जो RBI एक्सेप्ट करता हो, उसके बदले में आप वो रखोगे एज कोलेट्रल, और उसके बाद आपको पैसा मिल जाएगा एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। मतलब आपको इंटरेस्ट भी भरना है और वो कोलेट्रल सिक्योरिटी भी रखनी है फॉर दैट लोन। तो छोटी सी लाइन में एक्सप्लेन किया, वर्ड्स क्या रखना है, याद करना है। फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, Reserve Bank provides overnight liquidity against the collateral government securities and approved securities, जो approved किसके अंडर है? Liquidity adjustment facilities। तो ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट एक्चुअली लिक्विडिटी एडजस्टमेंट्स के पार्ट्स है। ठीक है, अब आ जाता है रिवर्स रेपो रेट। जब रेपो रेट में कौन पैसा ले रहा है? बैंक। रिवर्स रेपो रेट में कौन लेगा? RBI को पैसे की क्या जरूरत, वो तो नोट छापती है। हाँ, गुड। RBI को पैसे की जरूरत नहीं होती है। जब RBI को लगता है कि ये बैंक डूबने वाला है, ये बैंक नहीं कर पाएगा, तो जानबूझ के क्या करती है? उनसे बोलती है तुम हमें पैसे दो, तो हमें बहुत जरूरत है। तो वो एक पापा वाला काम करती है। ठीक है, वहां से उससे पैसा लेके रख लेगी, अब तुम डूब रहे हो ना, तुम्हारा पैसा है मेरे पास, टेंशन मतलब मैंने लेके रखा था तुमसे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच RBI एब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी। सामने वाले की लिक्विडिटी खुद एब्जॉर्ब करती है on an overnight basis from banks against collateral of eligible government securities under। इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज RBI देती है उनको। ठीक है, आपने उनकी लिक्विडिटी एब्जॉर्ब की, वो बोलेंगे हम क्यों दें? ऐसे थोड़ी आप पापा थोड़ी बोलेंगे बेटा फेल होने वाले हो। ठीक है, तो RBI ये नहीं बोलता तुम डूबने वाले हो, RBI बोलता है मैं इसके लिए तुम्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे रहा हूँ। चॉकलेट दिखाता है उसको कि तुम्हें दे रहा हूँ मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तुम रखो, इससे तुम्हें बहुत इंटरेस्ट मिलेगा, ये इससे तुम बहुत पैसा कमा सकते हो। तो बैंक्स क्या करते हैं? कोलेट्रल सिक्योरिटी के नाम पे, मतलब वो चॉकलेट देख के ललचा जाते हैं कि ठीक है गवर्नमेंट सिक्योरिटी दे दो, लो हमारी लिक्विडिटी तुम रखो, तो वो रिजर्व करके उस बैंक के लिए रखती है। इसमें हमें क्या क्या वर्ड याद रखना है? फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, फिर उसमें क्या याद रखना है कि रिजर्व बैंक एब्जॉर्व करती है लिक्विडिटी, और फिर ओवरनाइट बेसिस पे बैंक को प्रोवाइड करती है क्या? कोलेट्रल से गवर्नमेंट सिक्योरिटी विच इज अप्रूव्ड अंडर लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अब ये लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या है? भाई इतना कैश तो आप रखो, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट, लिक्विडिटी मतलब कैश। भाई बैंक से हम एक्सपेक्ट करते हैं आप इतना कैश तो जमा करके ही रखो। तो ये क्या कंसिस्ट ऑफ ओवरनाइट एज वेल एज टर्म रेपो ऑक्शन, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा, यानी रीपर्चेज कर रहे हो आप। Progressively, the RBI has increased proportion of liquidity injected under fine-tuning variability rate repo auctions of range of tenures। जब हम देख रहे हैं रिवर्स रेपो रेशियो, ये रेट और रेपो रेट, इसमें जब बैंक को पैसा लग रहा है तो आप हमसे तो मांग रहे हो, हम आपको इंटरेस्ट तो दे रहे हैं, ये हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर सबसे पहले आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इतना कैश मेंटेन करो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो हम रेपो ऑप्शंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, रिवर्स रेपो और रेपो। दोनों केस में हम आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। एक में आपके पास कैश नहीं है तो हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एक में जब हमें लग रहा है कि आगे जाके आपके पास नहीं होगी तो हम आपसे अभी ले रहे हैं और आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रहे हैं। अच्छा, RBI को क्या शौक चढ़ा है किसी से लिक्विडिटी लेने का? क्या मतलब उसको बैंक डूब रहा है नहीं डूब रहा है, वो सोचता है कि यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनको सुपरवाइज और रेगुलेट करने की। अब अगर इनसे मैं लिक्विडिटी लूंगा तो मैं उसको कहीं ना कहीं सर्कुलेट करके वो पैसे को बड़ा बना दूंगा, तो कहीं ना कहीं मेरा भी फायदा है इसमें। ठीक है, तो ये जो दो रेपो ऑप्शंस उसने प्रोवाइड किया ना ऊपर, वो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी के अंदर प्रोवाइड किया। तो लिक्विडिटी फैसिलिटी के अंदर डायरेक्टली रेपो ऑप्शन यानी रिवर्स रेपो और रेपो रेट। अब द एम ऑफ द टर्म रेपो is to help develop the interbank term money market, which in turn can set market based benchmark of pricing of loan and deposits। अच्छा, इससे क्या हो रहा है
कि बैंक्स डेवलप करेंगे कि यार इतना तो हमें मेंटेन करना पड़ेगा, हमारी ऐसी हालत हो गई है कि हमें आरबीआई से पैसा लेना पड़ रहा है, ठीक है। उसके लिए आप अपने लोन की जो कॉस्ट रखोगे, लोन के लिए जो इंटरेस्ट रखोगे, वो आप मेंटेन करके रखोगे ताकि आपका डेवलपमेंट हो, आपकी ग्रोथ हो, आप ऐसे फेल ना हो कि आपको आरबीआई से पैसा लेना पड़े। हम जो रेपो रेट प्रोवाइड कर रहे हैं, हम उसको लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम आपके पीछे खड़े हैं हेल्प करने के लिए, पर आप इतना कैश मेंटेन तो करो, ऐसे भी मत डूबो कि हम बैठे हैं आप रातों रात आपको पैसा दे देंगे। अगर आप वो प्राइसिंग और कॉस्टिंग अपने डेवलपमेंट के लिए मेंटेन करते हो, करने के बाद फेल होते हो, तो हम बैठे हैं आपको रेपो ऑप्शंस देने के लिए। एंड हेंस इंप्रूव ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब जो हमने आपको दिया है मॉनेटरी पॉलिसी, वो आपने मेंटेन की, इससे हम भरोसा है और हम आपको रेपो ऑप्शंस दे रहे हैं। द आरबीआई ऑल्सो कंडक्ट वेरिएबल इंटरेस्ट रेट रिवर्स रेपो ऑप्शंस एज नेसेसिटेड अंडर द मार्केट कंडीशन। आरबीआई यूं ही नहीं आपको पैसा देगा, उसके पीछे इंटरेस्ट चार्ज भी करेगा। अगर आपको यूं ही लिक्विडिटी वो पैसा देने लग जाएगा तो आप तो उसका मिसयूज करने लगोगे। तो हम चाहते हैं कि आप उस रेट, हम आपसे इंटरेस्ट लें ताकि आप अपना बिजनेस बढ़ाओ, आप अपने बिजनेस की कॉस्ट इस तरीके से अचीव करो कि आप हमें इंटरेस्ट भी पे करो और खुद भी लिक्विड कैश रख सको, ऐसा बैंक आप बनाओ, ठीक है। तो हमने क्या देखा लिक्विडिटी एडजस्टमेंट्स में कि उसमें वो रेपो ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। रेपो का एम क्या है कि बैंक की डेवलपमेंट हो और वो डायरेक्टली उसको एक कॉस्ट मेंटेन वो कर सके। अब आ जाओ मार्जिनल स्टेबिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ये शेड्यूल बैंक्स के लिए, ठीक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, अ फैसिलिटी विच शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स कैन बोरो एडिशनल अमाउंट ऑफ ओवरनाइट मनी फ्रॉम आरबीआई। अब ये गवर्नमेंट बैंक्स तो नहीं है, पर शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं। कमर्शियल बैंक ये जो आपको जितने भी बिजनेसेस करने होते हैं ना, आप इन्हीं बैंक्स के पास जाते हो। तो जब आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा खत्म हो जाता है तो बैंक उनको लिक्विडिटी नहीं, ओवरनाइट लोन प्रोवाइड करती है, एडिशनल लोन, ठीक है। तो एक ये भी आपको एमएसएफ मेंटेन करना है, अगर ये नहीं होगा तो हम बैठे हैं, हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। तो अब इस फैसिलिटी के अंदर हम आपको लोन देते हैं। जैसे इस फैसिलिटी के अंदर हम आपको रिवर्स रेट और रेपो देते हैं, ऊपर उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। इस फैसिलिटी के अंदर हम आपको क्या देते हैं, एडिशनल लोन। but dipping into their SLR यानी statutory liquidity ratio portfolio up to the limit a penal rate of interest. This provides safety valve against unanticipated liquidity shocks to the banking systems. अभी जब बैंक बेचारे डिप्रेशन हो जाएंगे कि हमारे पास पैसा नहीं होगा, जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स हैं उनके लिए हमने एडिशनल लोन प्रोवाइड किया प्लस हमने जो आपको एसएलआर मेंटेन करने बोला था आपने वो नहीं किया, अब हम आपको एडिशनल लोन दे रहे हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन आपसे हम पीनल इंटरेस्ट लेंगे क्योंकि आप एसएलआर से नीचे चले गए हो, ठीक है। जो एक चीज, जो एक पॉलिसी हमने बनाई है, बैंक रेट्स प्रोवाइड किए, आप उसके भी नीचे चले गए, आपके पास वो भी नहीं बचा, ठीक है। हम एडिशनल लोन दे रहे हैं, इसका हम रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लेंगे, हम इससे आपसे पीनल इंटरेस्ट लेंगे। हम आपको बोलेंगे कि पेनाल्टी इंटरेस्ट है आपका, आपने क्यों नहीं एसएलआर मेंटेन किया, ठीक है। तो ये एक फैसिलिटी है तो बैंक के साथ, पर ये एक डर वाली फैसिलिटी कि आप एसएलआर मेंटेन करो, नहीं तो आपको एडिशनल लोन हमसे लेना पड़ेगा और अब आपसे पीनल इंटरेस्ट लेंगे, ठीक है। फिर आता है कॉरिडोर, एक वर्ड है कॉरिडोर। कॉरिडोर सबको पता है क्या होता है, घर के बीच से निकलता है, ठीक है। तो एक रेंज बताई हुई है, कॉरिडोर के वहां लिख दो रेंज। आपको एक रेंज बताइए डिफरेंस बिटवीन की मनी आपको कौन सा मेंटेन करके रखना है और भी रेज आरबीआई से आप कितना रेज कर सकते हो। तो आप बैंक कितना मेंटेन करें और आरबीआई से कितना उठा सकते हो, उसकी एक रेंज देखो। अभी हमने एक फैसिलिटी पढ़ी मार्जिनल, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड रिवर्स रेपो, ठीक है, जिसमें बैंक आपसे पैसा लेता है। डिटरमाइन द कॉरिडोर फॉर डेली मूवमेंट इन द वेटेड एवरेज कॉल मनी रेट। अब जो मनी कॉल मनी रेट है, मतलब कि आप बैंक बैठे हो, आप लोगों से पैसा लेते हो, डिपॉजिट करते हो और लोन देते हो, लोन देते हो तो लोन का इंटरेस्ट भी लेते हो, तो जो आपके पास इंटरेस्ट आता है वो आपकी इनकम है। तो एक वो उसका इंटरेस्ट आता गया कहाँ से आ रहा है, और बैंक ने आपको जो दो फैसिलिटीज बताई है कि रिवर्स रेपो भाई ये नहीं है आपके पास तो हम रिवर्स रेपो या मार्जिनल फैसिलिटी आपको देते हैं। तो ये जो आप स्टैंडिंग फैसिलिटी दे रहे हो और रिवर्स वाली दे रहे हो ना, इसका और जो हम लोगों से इंटरेस्ट मंगा रहे हैं, इसका एक रेंज मेंटेन करके रखना है। तो कॉरिडोर में आपके पास उतना पैसा होना चाहिए, ये हम आपसे मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेक्ट करते हैं। तो हम अभी, अब तुम लोगों को लग रहा होगा कि पैसा मेंटेन कर रहा है तो पैसे क्यों लेने जा रहा है,
पर इतना भी मत डूबो, उसके बीच का एक रेंज तो मेंटेन करो। हमसे पैसा लेने आ रहे हो तो ऐसे भी मत डूबो आप एसएलआर से नीचे आके, इसका मतलब नहीं आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है। हम देख रहे हैं कि लिक्विड कैश नहीं है, इसके लिए हम आपको एडिशनल लोन दे रहे हैं, ठीक है। तो आप कुछ तो रखो ऐसा अपने पास कि आपने कुछ फॉर्म रखा है, भाई हमारे पास एसेट में पैसा है सर, हमारे पास ना पैसा लोन में कैश में नहीं है, तो हमारे पास एसेट रखा है, तो वो आपने रेंज बीच में बना रखी। तो कॉरिडोर मतलब ऐसी पॉलिसी हम दे रहे हैं कि आप वो बीच का रेंज मेंटेन करो, जो हम आपको दे रहे हैं मतलब जो आरबीआई दे रहा है और एक बैंक मनी जो है उसका बीच का आप रेंज मेंटेन करके रखो, तो उसका डिफरेंस, ठीक है। तो कॉरिडोर मतलब बीच का पार्ट, इसलिए वहां वर्ड लिखा है कॉरिडोर, इस ये बेसिकली होता है डिफरेंस। इसमें लिखो डिफरेंस बिटवीन बैंक मनी and money raised with RBI. जी, बैंक मनी एंड मनी रेज्ड विद आरबीआई। आरबीआई से आप रेस कब कर रहे हो, ये जो ऊपर फैसिलिटीज है उसी में ही ना। रिवर्स रेपो जो यहाँ पे लिखा है वो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी एडजस्टमेंट के अंदर से आया है आपको, और एमएसएफ वो आपको एडिशनल लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। इनके बीच का और आपके पास जो खुद पैसा है, इनके बीच का रेंज आपको एक मेंटेन करके रखना है। अब आ जाओ बैंक रेट। It is the rate at which Reserve Bank is ready to buy or rediscount bill of exchange or other commercial papers. The bank rate is published under this act. The rate has been aligned to MSF rate and therefore changes automatically when the MSF rate change alongside policy repo rate चेंज। तो जब हम मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का कोई रेट जो पीनल इंटरेस्ट है वो चेंज होगा, तो हम रिवर्स रेपो का भी इंटरेस्ट चेंज कर देंगे। तो अब बैंक रेट्स में क्या क्या आते हैं, कैश रिजर्व रेशो सीआरआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो यानी आपके पास एसेट्स होने चाहिए कैश में, आपके पास इतना कैश होना चाहिए, और फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस और मार्केट स्टेबिलिटी। तुम लोग ने सिर्फ ये दो पढ़े हैं कि चारों पढ़े, मार्केट स्टेबलाइज वाला नहीं पढ़ा ना, ठीक है। देखो सीआरआर में क्या है, एवरेज तुमको जैसे लिखा है तुम्हें एज इट इज याद करना, छोटा सा लिखा है हमने, द एवरेज डेली बैलेंस दैट अ बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन विद आरबी रिजर्व बैंक, ठीक है, एज अ शेयर एज पर सच परसेंट दैट इट्स नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज दैट द रिजर्व बैंक में नोटिफाई फ्रॉम टाइम टू टाइम इन द ऑफिशियल गैजेट। अब ऑफिशियल गैजेट में आता है बैंक सीआरआर इतना मेंटेन करना है, आपने मेंटेन किसके पास करना है, रिजर्व बैंक कि आपके पास इतना कैश का रिजर्व है। उसमें उन्होंने बताया है कि ऐसा परसेंट जो डिटरमाइन करे आपके नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, डिमांड फॉर मनी जो आप दे रहे हो, ठीक है, इंटरेस्ट जो आपका आ रहा है, और लाइबिलिटीज जो आप लोन प्रोवाइड करते जा रहे हो लोगों को, ठीक है, मतलब जो डिपॉजिट सॉरी आप रखते जा रहे हो उनके करंट सेविंग, ठीक है। तो आपके पास इस बीच का जो आप लोन देते हो, इंटरेस्ट रखते हो, पैसे डिपॉजिट करते हो, इस बीच का जो आपके पास पैसा है वो रिजर्व आपको रखना है एज सीआरआर, ठीक है। तो डेली बैलेंस के हिसाब का एवरेज, ठीक है। SLR क्या है, द शेयर ऑफ NDTL that the bank is required to maintain in safe and liquid assets such as unencumbered government securities, cash, gold. Change in SLR often influence the availability of resources in banking system for lending to the private sector. आप जो लोगों को लोन दे रहे हो भैया, उसके पीछे सिक्योरिटीज ले रहे हो, आपके पास खुद के पास एसेट्स है, तो आप एक खुद स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, आप एक ऐसे एसेट्स रखो जो तुरंत कैश में कन्वर्ट हो सके, ठीक है। तो लिक्विड एसेट्स रखो, जैसे गोल्ड, आज बेचा पैसे मिल गए, और गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, नॉर्मल वर्ड लिख दिया है कैश, ये सब अनएंकर्ड, इन सब में आप कहीं पे भी मॉर्गेज क्रिएट मत करो। बैंक इतने लिक्विड एसेट्स भी मेंटेन करे कि जब आपके पास कैश खत्म हो जाए तो आपके ऐसे एसेट्स है जो एक दो दिन में आपके तुरंत पैसा आपको लाके दे। तो हम आपसे एक SLR परसेंट भी मेंटेन करने का एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हम ये डिक्लेयर कर देंगे। तो आपने इतने सारे एसेट्स जो कहीं पे भी अनएंकर्ड है, जो जिसमें कोई भी अगेंस्ट कोई लोन नहीं है, फ्री फ्रॉम लोन है, फ्री फ्रॉम एवरीथिंग है, तो वो वाले एसेट्स भी आप मेंटेन करो। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशंस, इन दीज इंक्लूड्स आउटराइट परचेज एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फॉर इंजंक्शन एंड ऑब्जर्प्शन ऑफ ड्यूरेबल लिक्विडिटी सिक्योर रिस्पेक्टिवली, ठीक है।
इसमें आप क्या मेंटेन कर रहे हो कि आपके पास जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है, आप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो भी परचेज करते हो या मार्केट में सेल करते हो, उसका बीच का पैसा भी आप अब्सॉर्ब करके रखो और मार्केट में बेचने के लिए भी सिस्टम बनाओ। ठीक है, कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचोगे भी और परचेज भी करोगे। मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम, दिस इंस्ट्रूमेंट्स, ये बेसिकली जब इन्फ्लेशन का टाइम आता है तब आपके पास कुछ पैसा है, यस सर है, इन्फ्लेशन के लिए भी हमने एक रेट मेंटेन करके रखा है जो कि मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम के अंदर आपने बोला था, तो वहां लिख दो इन्फ्लेशन। द इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी मैनेजमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2004. Surplus liquidity of more enduring nature arising from large capital inflows is absorbed through sale of short dated government securities and treasury bills. The cash so mobilized is held in separate government accounts with reserve bank. अब देखो, आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेज करी हुई थी, उसका जो सरप्लस है, ठीक है, जब आप उनको बेचोगे तो आपके पास कुछ सरप्लस है या आपने बेची होंगी, तो सरप्लस जो आएगा वो आप कहीं ना कहीं मेंटेन करो जब इन्फ्लेशन रिस्क अराइज होता है। तो जब ऐसे मार्केट कैपिटल में जो भी रिस्क है उसके लिए आपके पास पैसा है, हाँ है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम में आपने बोला था मेंटेन करने को, वो हमने इन्फ्लेशन के लिए ही मेंटेन करके रखा है। तो हमने कितने देखे, कैश रिजर्व, स्टैट्यूटरी, ओपन मार्केट और मार्केट है, और फिर कुछ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन कौन से, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट्स, मार्केट स्टैट्यूटरी, मार्केट स्टैंडिंग, और फिर एक होता है कॉरिडोर, फिर बैंक रेट के अंदर ये सब। अब बच्चे इनको याद करने के लिए आपको लगेगा कि यार याद कैसे करें, क्योंकि समझ तो आ गए कहीं ना कहीं आपको, जब रीड करोगे ना तो कीवर्ड्स याद करो। ठीक है, तो आपके लिए हमेशा हमने हर जगह बनाने की कोशिश की है, जहां मैंने नहीं बनाया वहां तुम बनाने की ट्राई करो। ठीक है, कि अगर याद करना है रिवर्स रेपो रेट तो भाई तीन पॉइंट याद रखना, फिक्स्ड इंटरेस्ट, ठीक है, उसके बाद फिर ओवरनाइट लिक्विडिटी, और इसके पीछे आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखो, 3 वर्ड में याद हो गया पूरा। ऐसी अगर लिक्विड एडजस्टमेंट्स आ गए, अब इसमें तो 4-5 लाइन लिखी है, पहली लाइन में लिखा है रेपो ऑप्शन देंगे, दूसरी लाइन में फिर से उन्होंने रेपो ऑप्शंस लिखा है, फिर उन्होंने बताया कि भाई गवर्नमेंट ये क्या बोलते हैं, जब आपको आपके पास डेवलप, हम एम क्या करते हैं रेपो का, फिर एम बताया कि हम चाहते हैं कि आपके पास डेवलपमेंट रहे, आपके पास कैश हमेशा मेंटेन रहे, इसके लिए हमने आपको 2 चीजें दी थी, रेपो वाला चीज, और फिर नीचे हमने मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी में भी यही चीज देखी, फिर कॉरिडोर में भी हमने 2 वर्ड्स याद किए, ऐसे करके हमें पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, हाँ पूछो। डेली बैलेंस का एवरेज है बच्चे, आपको रोज इतना सीआरआर आपके बैंक में होना चाहिए, चेंज होता रहता है तो फिर आपको उतना मेंटेन करना, नेक्स्ट डे से चालू कर देना है। कमी, पैसे की कमी, लिक्विडिटी यानी पैसा है, अगर नहीं है लिक्विडिटी तो फिर महंगाई बढ़ती। चल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, इसके लिए एक कमेटी बनाई हुई है, उसमें भी गवर्नर है, डेप्यूटी गवर्नर, 1 ऑफिसर और 3 पर्सन, ये हमें एक बार देखना है। ठीक है, तो कौन कौन है, गवर्नर, चेयरपर्सन, एक्स ऑफिशियो, डेप्यूटी गवर्नर है जो कि मेंबर एक ऑफिशियो होगा, एक ऑफिसर होगा सेंट्रल बोर्ड का जो कि मेंबर होगा, और 3 पर्सन जो कि मेंबर्स होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट से अपॉइंट होंगे। ठीक है, एक्स ऑफिशियो यानी यार मतलब जो एक्चुअली क्या होता है, जैसे बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स होते हैं, अब जब वो वहां से छूट जाते हैं, जैसे हमने पढ़ा है पास, इट कुड बी अ पास जज ऑफ हाई कोर्ट, वो, तो जब ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो पहले कहीं और थे, अब वो आरबीआई के अंडर काम कर रहे हैं, तो उनको हम एक्स ऑफिशियोस बोलते हैं। चलो, मीटिंग ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, बच्चे अब साल में इनको कितनी बार मिलना है, एक एक, एटलीस्ट 4 मीटिंग्स मिलनी है। ठीक है, एटलीस्ट 4 मीटिंग्स करनी है इनको साल भर में, और फिर द मीटिंग शेड्यूल फॉर मॉनिटरिंग फॉर अ ईयर शैल बी पब्लिश्ड बाय द बैंक एटलीस्ट वन वीक बिफोर द फर्स्ट मीटिंग इन दैट ईयर, फिर आपको वही मीटिंग जो आपने करी है वो पब्लिश भी कर दें। ये सब अब बच्चे हमको रीड करना है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में। फिर उन्होंने डिसीजंस जो भी देखे हैं, ओपिनियंस, वो सब डिस्कस करने हैं। ठीक है, जैसे मैंने मार्क किया वैसे मार्क करो। एनी चेंज इन द मीटिंग शेड्यूल शैल बी पब्लिश बाय द बैंक। फिर कोरम क्या होना चाहिए भाई, 4 मेंबर तो एटलीस्ट आपके प्रेजेंट, कोरम पता है ना तुम लोगों को क्या होता है, चलो मिनिमम 4 मेंबर आने चाहिए, एटलीस्ट 1 of whom shall be the governor, in his absence deputy governor who is the member of monetary policy
कमिटी। तो भाई 4 लोग मीटिंग में होने चाहिए। गवर्नर तो ऑब्वियसली होगा ही, क्योंकि हमने पहले देखा है वो चेयरमैन है। अगर वो नहीं हुआ तो डिप्टी गवर्नर उसके प्लेस में ऑथराइज करके होना चाहिए। फिर मीटिंग प्रेसाइडेड ओवर बाय गवर्नर, चालू भी वही करेगा, इन हिज एब्सेंस डेप्यूटी गवर्नर चालू करेगा। फिर ईच मेंबर हैव 1 वोट, ठीक है। ऑल क्वेश्चन शैल बी डिसाइडेड मेजोरिटी ऑफ द वोट्स। ये सब आपको एक बार रीड करना है, ठीक है। फिर आपने अपने पूरे व्यूज बता दिए, टाइम टू टाइम आपने मीटिंग में डिस्कस कर लेना सब कुछ। वोट ऑफ ईच मेंबर ऑफ अ प्रपोजल शैल बी रिकॉर्डेड, फिर वो रिकॉर्ड होना है, जो जो मीटिंग में हुआ है वो आपको रिटन में मिनट्स बना के रखना है। फिर राइट अ स्टेटमेंट स्पेसिफाइंग द रीजन फॉर वोटिंग इन फेवर और अगेंस्ट, फिर जिन्होंने फेवर में किया वो भी रीजन दे, अगेंस्ट वोट किया वो भी रीजन दे। तो आपने एक शीट बनानी है जिसमें लिखा है मीटिंग में कौन कौन लोग आए भाई, कोरम अप्रूव, फिर उनके सिग्नेचर्स भाई उन्होंने अटेंड किया है, फिर वोट अगेंस्ट में कौन कौन है, फेवर में कौन कौन है, फिर रीजन अगेंस्ट में जो वो रीजन दे दे, फेवर में जो है वो रीजन दे दे। द प्रोसीजर कंडक्ट कोड ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंसिडेंटल मैटर, फिर आपने पूरा वो जो भी कंडक्ट किया है वो आपको कहीं ना कहीं मेंटेन लिख के रखना है। द प्रोसीडिंग नंबर शैल बी कॉन्फिडेंशियल, ठीक है। ये बहुत इजीली बताया। फिर उसकी एक रिपोर्ट बनेगी, आपने जो जो मॉनेटरी पॉलिसी में डिक्लेयर करना है उसकी एक रिपोर्ट बनानी है। फिर वो प्रोवाइड करनी है, वंस इन एवरी 6 मंथ पब्लिश अ डॉक्यूमेंट टू बी कॉल्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। तो आपने हर 6 महीने में एक रिपोर्ट ऐसी लानी है। फिर आ जाते हैं पेनाल्टीज। देखो बहुत सारी पेनाल्टीज हैं, मार्क करो, बहुत इजीली है। सबसे पहला पॉइंट है whosoever इन एप्लीकेशन, अगर कोई प्रोस्पेक्टस या एडवर्टीजमेंट में गलत बात बोलता है, ठीक है, तो जानबूझ के उसने ऐसे स्टेटमेंट, जैसे मैंने मार्क किया वैसे मार्क करो, ठीक है। इसमें लिखा है एप्लीकेशन, डिक्लेरेशन, रिटर्न, स्टेटमेंट, इन्फॉर्मेशन, ये सब एक बार रीड करना। लेकिन इसको याद करने के लिए हमेशा ऐसे कि जब आपने प्रोस्पेक्टस एडवर्टीजमेंट में जानबूझ के नोइंगली कोई गलत बात लिखी है जिससे सामने वाले को मिसरिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है, वो बात फॉल्स है, तो अब क्या पनिशमेंट लगती है, विच में एक्सटेंड टू 3 years एंड ऑल्सो भी शैल बी फाइन लायबल टू फाइन, ठीक है। तो 3 years प्लस फाइन लिख दो। फिर इफ एनी ए पर्सन फेल्स टू प्रोड्यूस अ बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट, जब भी मांगा जब आपके अंडर इंस्पेक्शन चल रहा हो, तब आपको पनिशमेंट होगी एक्सटेंड टू 1 लाख फॉर ईच ऑफेंस। इस अगर आपने दोबारा ये किया है, with further fine which may extends to 5,000 for every day after first during of offense continues। तो फर्स्ट ऑफेंस में 1 लाख, सेकेंड ऑफेंस में 5,000 एवरी डे। फोर्थ पॉइंट में देखो डिस्क्लोज क्रेडिट इंफॉर्मेशन, तो 6 months और 1,000 और बोथ, ठीक है। यहाँ लिखा है इफ एनी पर्सन डिस्क्लोज एनी क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, हमने बोला कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, आपने डिस्क्लोज कर दी तो फिर 6 months और 1,000 और बोथ। फिर जो ये 45IA है वहां लिख दो NBFC। ऊपर जो हमने NBFC के बारे में पढ़ा है ना कि बैंक कहीं ना कहीं इनको भी रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो अगर उस सेक्शन में आपने कॉन्ट्रवेन किया है, जो कि NBFC की बात आपने छुपाने की कोशिश की है, तो 45(1)A ऐसे पूछ लिया अगर, तो वो NBFC के लिए पूछ रहे। शैल बी पनिश विद एन इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 1 year बट विच में एक्सटेंड्स टू फाइन 5 years विथ फाइन which shall not be less than 1 lakh which may extend to 25 lakhs। पहले इम्प्रिजमेंट बताइए और फिर फाइन बताए। अगर ऑडिटर ने गलती की है तो 10 lakhs, तो ऑडिटर वर्ड याद रखो, और which में extends to 10 lakhs। फिर अगर NCLT के ऑर्डर में कोई गड़बड़ करी है तो ये 3 पेनाल्टीज है, ये है 3 years प्लस 5,000 एवरी डे। यहाँ पे लिखा है कंपनी लॉ बोर्ड, तुम्हारी बुक में भी वही लिखा है क्या? एनी ऑर्डर ऑफ द कंपनी लॉ, उसको काट के NCLT करो। अब कोई ऐसी बॉडी नहीं है कंपनी लॉ बोर्ड, ठीक है। बस इतनी पेनाल्टी देखनी। ये तो पेनाल्टी नहीं, पॉइंट्स बताएं कौन कौन से आपने, एनी पर्सन अदर देन द ऑडिटर अगर डिपॉजिट रिसीव कर रहा है, कंप्लाई नहीं कर रहा है डायरेक्शंस को, तो ये पेनाल्टी 3 years प्लस 5,000 एवरी। RBI इजी एक्ट है, सबको याद हो जाएगा, अच्छा है ना। इसके बाद हम चालू करेंगे फेमा, खोलना